नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज रविवार को हमने एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया है दर्शकों के लिए, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली प्रत्येक उन मुश्किलात से सामना करने में आमजन को सुविधाएं भी होगी। और दोस्तों, एक वैदिक ज्ञान का हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जो कि हर रविवार आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए हम अपने मित्र योगेश शर्मा एडवोकेट से हम इसकी संपूर्ण जानकारी लेंगे। और प्रथम भाग में दोस्तों हम आज बात करेंगे जो पूरे देश में चेक से संबंधित 138 धारा के दोस्तों जो विभिन्न मामले सबसे ज़्यादा आते हैं, उन चेक के मामलों में जानते हैं क्या क्या पेचीदगियाँ हैं और किस प्रकार से इन चेक के मामलों में जो है लोगों को दो चार होना पड़ता है और भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साफ संदेश भारत में। थैंक यू सर। तो आज से शुरुआत करते हैं योगेश जी। ये नया कॉलम एक प्रकार से हमने बनाया है कार्यक्रम में दर्शकों के लिए, और निश्चित रूप से दर्शक इसमें लाभान्वित भी होंगे। और बहुत से ऐसे मामलों से उलझे हुए लोग हमारा वीडियोस आगे जब देखेंगे तो उनको बहुत सहायता और इनमें से बहुत लाभ भी मिल सकेगा। सबसे पहले जानते हैं योगेश जी, आप बताइए कि चेक आखिर क्या है, किस प्रकार जो चेक की पेचीदगियाँ हैं वो होती है। देखिए, चेक के संबंध में भारत में कानून है। ये कॉमन जो इंग्लिश लॉ था उससे बना था 1881 में जी। और चेक संबंधी विवाद है वो पूरे देश में बहुत ज़्यादा है आजकल, और कोर्टों में सबसे ज़्यादा मामले यही हैं। तो चेक एक ऐसा अभिलेख पत्र होता है जिसमें चेक देने वाला बैंक को यह आदेश देता है कि जिस नाम से मैंने चेक दिया है उसको मेरे खाते से जिसको मैंने चेक दिया है उसके खाते में राशि ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो चेक में जो अभिलिखित राशि होती है, चेक में जो राशि दी होती है वो उसके खाते में, जिसको मैंने चेक दिया है उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो चेक एक अभिलेख पत्र की तरह होता है जिसमें बैंक को रुपए देने का आदेश होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति अगर चेक देता है किसी को तो क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, और चेक देने से पहले क्या क्या चीज़ें दिमाग में वो रखे। देखिए, चेक का जो लेन देन जब कोई व्यापारी या कोई आम आदमी या कोई भी करे तो बड़ी सावधानी से करना चाहिए। सबसे पहले तो ये होता है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि किसी तरह से दबाव में आके या जल्दबाजी में ब्लैंक चेक दे देते हैं, तो ये सबसे हार्मफुल होता है उसके लिए। चेक किसी भी हालात में ब्लैंक चेक नहीं दें। तो उसमें जैसे चेक का यही लेन देन का कोई विवाद हो जाता है तो जिसको चेक दिया गया है वो उस चेक का दुरुपयोग करता है, तीसरे पक्ष को देता है या अपने मन माफिक उसमें राशि भर लेता है, तो विवाद बहुत ज़्यादा गहरा जाता है। और जिसने चेक दिया है उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो मेरी सबसे पहले एडवाइस जो है वो यही है कि चेक चाहे लेन देन किसी प्रकार का हो उसमें ब्लैंक चेक नहीं देवे। और ब्लैंक चेक देने से क्या होता है कि जैसे लेन देन होता है 20-30 हज़ार 50 हज़ार रुपये का, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो वो 5 लाख रुपए भर लेता है, 2 लाख रुपए भर लेता है, 3 लाख रुपए भर लेता है। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर और विवाद की स्थिति बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो चेक किसी भी ऐसे मामले भी शायद ज़्यादा आ रहे होंगे कोर्ट में। ज़्यादातर मामले इसी प्रकार के हैं कि लेन देन जो होता है वो बहुत कम होता है और ब्लैंक चेक देने के कारण वो चेक भरा जाता है बहुत ही ज़्यादा। जैसे 1000 रुपये का चेक है, लाख रुपये का चेक है, तो वो 2 लाख 5 लाख का भर लेते हैं। और फिर जहाँ सेटलमेंट की बात आती है तो उसमें भी विवाद की स्थिति फिर ज़्यादा होती है। अच्छा, ये तो हो गया चेक देने से पहले सावधानियाँ। तो क्या ये भी सेम ही है कि चेक लेने से पहले, जैसे मेरे को चेक लेना है तो चेक लेने से पहले क्या क्या सावधानियाँ या किस प्रकार का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, चेक जब कोई आदमी देता है तो जैसे मैं किसी व्यक्ति या व्यापारी या किसी से चेक ले रहा हूँ या मैंने अपने किसी जानकार को चेक दिया है, तो चेक के साथ चेक को प्रॉपर चेक करें कि नाम से भरा गई नहीं गया। जैसे मेरे को कोई चेक दे रहा है, मेरी उदाहरण के लिए मुझे कोई चेक दे रहा है मेरी फ़ीस का, तो उस पर मेरा नाम लिखा है कि नहीं लिखा, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, जो मुझे चेक दे रहा है उसका प्रॉपर एड्रेस मुझे उसे लेना चाहिए, उदाहरण के लिए उसका आधार कार्ड। तो उससे क्या होता है कि ये एक टेक्निकल एक्ट है, उसमें अपन को जो आगे कार्रवाई करनी होती है वो उसके एड्रेस पते के हिसाब से करनी होती है। तो उसका एड्रेस प्रॉपर अपने पास होना चाहिए। एड्रेस जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का एड्रेस प्रॉपर माना जाता है, तो आधार कार्ड लेवें, और हो सके तो उसके एड्रेस की तस्दीक है वो ज़रूर करें कि भी हाँ ये बंदा इसका व्यापार
जो कर रहा है उसकी फर्म यहाँ पे है या जिस प्राइवेट व्यक्ति कोई है तो उसका एड्रेस प्रॉपर है, तो ये ज़रूरी है। चेक के साथ उसका एड्रेस प्रूफ है वो ज़रूर लें। अच्छा, एक चेक की क्या समय सीमा होती है, क्या प्रावधान है इसको लेकर? देखिए, चेक की जो वैधता होती है वो जिस डेट से चेक जारी किया गया है उस डेट से 3 महीने की होती है। 3 महीने के अंदर अंदर चेक को संबंधित बैंक में पेश करके और चेक को कैश करवाना, चेक की राशि है वो लेनी होती है। यदि 3 महीने के ऊपर हो जाता है तो वो चेक मतलब एक पेपर की मतलब खाली कागज़ पेपर, रद्दी पेपर की तरह हो जाता है। और एक ये जो फटे चेक होते हैं, ओवर राइटिंग वाले ये चेक होते हैं, इनका क्या सिस्टम रहता है? क्या बैंक में ऐसे चेक अगर बाउंस हो जाए तो वो कोर्ट में लगा सकता है? देखिए, चेक बाउंस होना अलग बात होती है और कोर्ट में लगाना अलग बात होती है। जैसे चेक बाउंस हो गया, यदि उसमें कटिंग तो है, फटे फटे और ओवर राइटिंग वाले वो भी तो बाउंस हो जाते हैं। हाँ, वो बाउंस हो जाते हैं। बाउंस जैसे उसको कोर्ट में लगाया किसी व्यक्ति ने, जिसको चेक दिया उसने कोर्ट में लगाया, चेक था कटा फटा था या उसमें ओवर राइटिंग थी या कोई करेक्शन था, तो वो एक संदेह के में आता है। और ये यदि जिसने चेक दिया है वो ये साबित कर दे कि ये जो चेक है वो मतलब बिल्कुल इसने ओवर राइटिंग की है, इसने इस तरह से इसमें मतलब बदलाव किया है, तो वो चेक है वो एक कोर्ट उसको संदेह की दृष्टि से देखती है। और जब कोर्ट का डिसीजन आता है तो वो बिल्कुल जिसको चेक दिया गया उसके खिलाफ ही आता है। तो ये कोर्ट कटे फटे चेकों को और ओवर राइटिंग चेकों को संदेह की दृष्टि से देखती है। अच्छा, एक योगेश जी, एक तो व्यावसायिक चेक होते हैं, किसी प्रकार का लेन देन व्यवसाय में किया जाता है, और एक आजकल ये जो ब्याज में रुपए देने का काम जो लोग करते हैं, वो चेक लेते हैं, वो उनको चेक देने का एक है, तो उसमें क्या कोई अलग प्रक्रिया है, उसकी अलग से कोई सिस्टम होता है? देखिए, चेक के संबंध में कानून है वो नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 1881 में बना हुआ है, जो 1882 में लागू हुआ। चेक के मामले में कोई किसी फर्म, कोई व्यापारी संगठन है या कोई कंपनी है या कोई प्राइवेट व्यक्ति है, तो उसके संबंध में कोई अलग अलग कानून नहीं है। देखिए, कोई आदमी चेक देता है तो ये चेक जो होता है वो वैध लेन देन का होना चाहिए। वैध लेन देन इसमें ज़रूरी है। यदि आप किसी अनलीगल काम के लिए वो चेक देते हो तो वो उस चेक को आप कोर्ट में लगाने के बाद यदि अपोजिट पार्टी ये साबित कर देती है कि ये चेक वैध लेन देन के लिए नहीं था, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति का हो और चाहे ब्याज पे रुपए दिए गए हों, उसके संबंध में कोई यदि अवैध लेन देन हुआ है तो, या व्यापार को लेकर कोई अवैध लेन देन हुआ है, तो उस चेक एक रद्दी कागज़ की तरह होती है, कोर्ट उस मुकदमे को खारिज करती है। अच्छा, एक चेक जो बाउंस हो गया, लगा दिया, उसका कोर्ट में मामला चल रहा है, उसकी अधिकतम सज़ा क्या हो सकती है? देखिए, इसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है। लगभग कोर्ट क्या करती है कि जो 2 साल के तक की सज़ा और जो जुर्माना कोर्ट की जो मुकदमे को देखते हुए, मुकदमे की राशि को देखते हुए उस हिसाब से जुर्माना लगाती है। अच्छा वकील जी, एक और साधारण सा ही सवाल मैं पूछूं आपसे, एक झूठा चेक किसे कहते हैं और एक सही चेक हम किसको माने? ये भी एक नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन इसको लेकर भी कई पेचीदगियाँ कई बार आती है। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें क्या है कि वैध लेन देन बताए गए हैं कि ये कानून की दृष्टि से वैध लेन देन है और ये अवैध लेन देन है। कई बार क्या होता है कि लोग चेक लेते हैं और अवैध लेन देन के संबंध में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तो जो अवैध लेन देन जो चेक लिए जाते हैं तो वो अवैध चेक है वो झूठे माने जाते हैं। यानी जैसे क्या हुआ कि किसी को किसी तस्करी के लिए या किसी के लिए चेक दिया गया है कि मैं आपका ये अवैध काम करूँगा तो आप मुझे इतने रुपए दोगे, उस बदले में चेक दे दिया, तो वो अवैध चेक होता है, वो अवैध लेन देन होता है, वो चेक झूठा माना जाता है, उस चेक का कोई कानूनी महत्व नहीं होता। इस एक्ट में क्या है कि चेक तभी मान्य होता है जब आपके बीच में लीगल कोई लेन देन हुआ है, जो कानून की दृष्टि से अवैध नहीं हो, वही चेक ही सच्चे माने जाते हैं, बाकी सब झूठे माने जाते हैं। अच्छा, एक योगेश जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो चेक पर राशि लिखी जाती है, तारीख भी उसमें अंकित की जाती है, तो उसका क्या महत्व है? क्या उसकी समय सीमा रहती है? कोर्ट में इसको किस नज़रिए से देखा जाता है? देखिए, चेक की एक बाउंस होने से और चेक का मुकदमा डालने तक की एक सिस्टम बनाया हुआ है इस कानून के अंदर। इसमें क्या होता है, किसी आदमी ने किसी को चेक दिया, वो चेक
बैंक में लगाया उसने, उसको अपने अकाउंट में रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए। अब क्या होता है, वो चेक बाउंस हो गया। तो जिस दिन चेक बाउंस होता है उसके 1 महीने तक जिसने चेक दिया है अपोजिट पार्टी, उसको नोटिस देना होता है अपने अधिवक्ता के मार्फत। ये प्रथम स्टेज है कि आपने मुझे चेक दिया, इतने रुपए का था, ये चेक दिया आपके इतने, ये खाते का था, ये चेक बाउंस हो गया, आप मुझे 15 दिन के अंदर नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर अंदर मुझे पैसे दें। अब क्या कर सामने अपोजिट पार्टी क्या करती है कि 15 दिन के अंदर पैसे दे देती है, तो वो नोटिस पे निपटारा हो गया। यदि वो रुपए नहीं देती है अपोजिट पार्टी, तो 15 दिन के बाद उस नोटिस के आधार पर कोर्ट के अंदर एक कंप्लेंट डालनी होती है। वो कंप्लेंट विद इन 1 मंथ में डालनी होती है, यानी ये टोटल 45 दिन की प्रक्रिया होती है। तो आपने 1 महीने में परिवाद कोर्ट में डाल दिया। कोर्ट क्या करती है कि परिवादी को प्रथम दृष्टया सुनकर फिर प्रसंज्ञान लेती है, और प्रसंज्ञान लेने के बाद में अपोजिट पार्टी को एक समन इशू करती है कि आपको समन दिया जाता है कि आप कोर्ट में हाजिर हो और इस संबंध में अपना जो कार्रवाई है वो कार्रवाई में भाग लें, और आपके ऊपर इस चेक के बाबत इतने रुपए का परिवार डाला गया है। तो ये समनिंग हो गया। अब मान लीजिए समनिंग पे वो नहीं आता है, तो कोर्ट फिर क्या करती है कि बेल वारंट से तलब करती है, यानी जमानती वारंट है। क्या होता है कि आपके पास जमानती वारंट जाएगा, पुलिस का कोई कर्मचारी लेके जाएगा, वो आपसे एक जमानत लेगा कि आप इतनी तारीख को कोर्ट में हाजिर होंगे। यदि वो हाजिर नहीं होता है तो जैसे इस कोर्ट ने समन भेजा, वो समन भेजने का उद्देश्य कोर्ट का ये होता है वो समनिंग पे कोर्ट में हाजिर हो। यदि वो नहीं होता है कोर्ट, तो फिर उसको बेल वारंट जारी करती है, और बेल वारंट में एक पुलिस का कर्मचारी जाता है, वो आपसे एक भरवाएगा और मुचलका भरवाएगा, आप इतनी तारीख को कोर्ट में हाजिर हो। यदि उसके बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट फिर अरेस्ट वारंट जारी करती है, और कोर्ट फिर हाजिर होने के बाद में और जमानत मुचल की तस्दीक करके और छोड़ देती है, और आगे के जो पेश देती है उसमें कोर्ट आगे अपने जो लीगल प्रोसेस है वो पूरा करती है। तो ये जो अपराध है ये एक जमानती अपराध है। तो क्या है कि ये बिल्कुल टेक्निकल एक्ट है, और इस एक्ट में बिल्कुल समरी ट्रायल होती है। तो जो चेक का जो मैटर होता है वो बिल्कुल शॉर्ट में और समरी ट्रायल में चलता है, प्रक्रिया बहुत छोटी है। अच्छा वकील जी, इसी से निकला हुआ एक सवाल है और जहन में आया है, जैसे ये नोटिस दिया जाता है, सम्मन दिया जाता है, इसकी क्या न्यायिक प्रक्रिया है, इसकी क्या कानूनी प्रक्रिया है? देखिए क्या होता है कि इस प्रथम स्टेज इसकी क्या होती है कि जिसने चेक दिया है उसके पास पहले अधिवक्ता का नोटिस जाता है। तो वकील का नोटिस का जवाब, यदि आपके पास कोई डिफेंस है तो उस नोटिस का जवाब ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे परिवार डाल दिया, आपके नोटिस के जवाब देने के बाद में अधिवक्ता ने परिवार डाल दिया आपके खिलाफ, तो पहले समन जाएगा। समन में क्या होता है कि कोर्ट एक जमानत राशि लिखी होती है उसमें कि आप इतने राशि के जमानत मुझ के भरें, तो उसमें जमानत कोर्ट, जैसे आप कोर्ट में आओगे, आप बिना आपको समन लेके आइए, अपने अधिवक्ता से संपर्क करिए, आपकी जमानत ईजिली इसमें तस्दीक हो जाती है। उसके बाद जैसे आप समन पे नहीं आए तो कोर्ट आपको बेल वारंट से बुलाती है। ये बेल वारंट का मतलब क्या होता है कि एक पुलिस का कर्मचारी आपके पास जाएगा, वो जमानत मुझ के भरवाएगा, और आपको एक जो समन बेल वारंट में डेट भरी होती है वो आपको बताएगा इतनी तारीख का आपको मुकदमा लगा है और आपको निश्चित रूप से हाजिर होना है। यदि उसके बाद भी कोई बंदा लापरवाही करता है और वो नहीं आता है, तो फिर कोर्ट क्या करती है कि अरेस्ट वारंट जारी करती है। अरेस्ट वारंट में क्या करता है कि जो कर्मचारी, पुलिस का कर्मचारी जाता है, वो आपको गिरफ्तार करके ही लाता है, और फिर आपको कोर्ट में अपनी जमानत मुचल के तस्दीक करवाने होते हैं। इस एक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि ये जमानती अपराध है। इसमें कोर्ट डिनाई नहीं कर सकती कि हम आपकी जमानत नहीं लेंगे। कोर्ट इसमें शर्त लगाएगी आप इतने रुपए के जमानत मुचल के भरो। तो लोगों के बीच में एक भय होता है कि जैसे पुलिस वाला गिरफ्तार करके ले गया और वो भी हमारी जमानत होगी कि नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल जमानती अपराध है, इसमें कोर्ट मैंडेटरी है, जमानत लेती है। अच्छा वकील जी, एक अमूमन देखा गया है कि जैसे ही वो नोटिस लेके जाते हैं, कोर्ट से नोटिस जाता है या वकील का नोटिस व्यक्ति के पास जाता है, और वो उस नोटिस को लेने के लिए हाजिर नहीं होता या टाल मटोल करता है या इधर उधर वो रहता है, अमूमन देखा जाता है। तो इसमें उसकी मंशा शायद यही होती होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को लटकाया भटकाया जाए। तो इसकी क्या आगे फिर प्रोसेसिंग होती है? देखिए कोर्ट के जो कानून होता है उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं। देखो, बंदा एक बार, दो बार, तीन बार बच सकता है, समनिंग से बच सकता है, लेकिन हर बार वो बच नहीं सकता। वो एक बार, दो बार, 5 बार, जैसे जैसे क्या है कि हर कोर्ट ऑर्डर शीट देखती है।
और देखती है कि वो आ क्यों नहीं रहा। कोर्ट बिल्कुल इस बात की सख्त हिदायत देती है बाद में, एक टाइम के बाद में, कि इस बंदे को हर हालत में आपको पेश करना ही करना है। तो जैसे समनिंग पे वो नहीं आया और समनिंग से टाल मटोल करता रहा तो कोर्ट बिल्कुल सख्त होती है और समनिंग की तामील के लिए किसी पुलिस के विशेष किसी कर्मचारी को नियुक्त करती है कि आप इसको तामील करवा के ही हर हालत में लेके आओगे, तो फिर उसमें तामील हो जाती है, वो ज़्यादा दिन बच नहीं सकता। जी जी। अच्छा, एक अंतिम सवाल है योगेश जी मेरा ये भी है कि चेक के ऊपर जो राशि लिखी जाती है और तारीख लिखी जाती है उसमें काट छांट करके जैसे कोई चेंजिंग की जाती है, उसको बढ़ाया या घटाया जाता है। कई बार देखा जाता है तारीख भी बढ़ा ली जाती है या घटा ली जाती है और राशि को भी कम या ज़्यादा कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या कोर्ट में जो है प्रावधान है, किस प्रकार की प्रोसेसिंग आगे चलती है और इसके ऊपर ये कितना कड़ा अपराध है? देखिए, ये ऐसे चेक होते हैं वो डिफेक्टिव चेक में आते हैं। और मान लो कि किसी व्यक्ति को चेक दिया गया, उस बंदे ने उसमें कोई करेक्शन ऐसा कर लिया सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, जैसे उसमें 1000 रुपये का था और उसने उसको 10,000 रुपये कर लिया, लाख कर लिया, कुछ ऐसी कटिंग करके उसको करने की, तो ये क्या है कि फिर आईपीसी का अपराध भी बन जाता है। जैसे 420 का है, 467 का है, 468 का, उस अपराध की श्रेणी में आता है ये। तो जो जिस बंदे ने चेक दिया उसको लगता है कि अपने चेक इतने रुपए का दिया था, इसने काट छांट करके और कुछ ऐसा कर लिया जो आईपीसी के अपराध की धाराओं में अपराध है, तो वो मुकदमा अलग से एफआईआर दर्ज करवा सकता है। अच्छा, एक नए तरह का सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा वकील जी। जिस प्रकार ब्लैंक चेक दिए जाते हैं आजकल, बहुत ये अमूमन होता है और उस पर बाद में उस पार्टी द्वारा राशि भरकर जो है कोर्ट में लगा दिया जाता है। ऐसे ब्लैंक चेक को अगर वो पार्टी जो दे रही है, मजबूरी बस जो ब्लैंक चेक देना पड़ रहा है, वो अगर कोई वीडियो बना ले या उसका किसी प्रकार से साक्ष्य कोर्ट में पेश कर दे कि ये मेरे से जो ब्लैंक चेक लिया गया है, तो इसके लिए फिर कोर्ट कितनी इसको गंभीरता से ले सकती है या इसका क्या प्रावधान हो सकते हैं? देखिए, चेक के मामले में कोर्ट भी बहुत अवेयर होती है। उदाहरण देता हूँ कि जैसे एक बंदे की हैसियत है वो लाख रुपए की है और उससे चेक, उसके खिलाफ चेक भर के लगाया जाता है 10 लाख रुपए का, तो ये कोर्ट भी देखती है कि इस बंदे की जो हैसियत थी वो लाख रुपए की देने की थी, लाख रुपए के देने के, लेकिन ये 10 लाख का चेक भर के लगा रहा है, तो इस कोर्ट को समझती है, कोर्ट ये प्रजम्स करेगी कि ये बिल्कुल ट्रांजैक्शन था वो बिल्कुल गलत था। सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि जहाँ ब्लैंक चेक का जहाँ मैटर होता है, जैसे ब्लैंक चेक किसी व्यक्ति ने दे दिया तो हैसियत तो कोर्ट देखती है, लेकिन यदि अपने पास ऐसा कोई प्रूफ है, जैसे कोई वीडियो है या कोई ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग कोई अपने पास है, तो वो रिकॉर्डिंग क्या होती है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा और आईटी एक्ट के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और आईटी एक्ट में दोनों में एडमिशनेबल होती है। उसका एक प्रोसीजर होता है उसको कोर्ट में पेश करने का, तो कोर्ट उनको बाकायदा यदि उस मामले से संबंधित है तो कंसिडर करती है और बिल्कुल कोर्ट इसको सुन के ही फैसला करती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने बहुत शानदार बातें आज बताई है। तो दर्शकों, ये थे योगेश शर्मा, उन्होंने बहुत शानदार चेक से संबंधित बातें हमें बताई। आगे भी हमें सिविल से संबंधित मामलों की चर्चा करेंगे आगामी कार्यक्रम में। और दोस्तों, हम जानेंगे किस प्रकार से चेक से पूर्व ही अपराध होते हैं, किसी प्रकार से कोई आत्महत्या भी कर लेता है या बहुत तरह की अनेकों ऐसी विपरीत और बहुत ही जटिल प्रक्रियाओं से लोगों को गुजरना पड़ता है। और तो रोचक विषय है दोस्तों, आगामी कार्यक्रम भी आप ज़रूर देखिएगा। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके ऊपर आप दोस्तों अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता लगे इसमें हम आगे भी क्या सुधार कर सकते हैं और किस विषय पर हम आगे जो अधिवक्ता है योगेश जी शर्मा, उनसे हम सवालात कर सकते हैं। हमारे सवालात भी आप बता सकते हैं, हम क्या सवाल योगेश जी से करें जिनका सवाल आप जानना चाहते हैं या लोगों को किसी प्रकार से उस सवालों से फ़ायदा मिल सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।